Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up all the exemptions and modifications which are given in chapter 3, which is meetings of board and its powers. Sorry, I could not upload it yesterday because of some urgent work, and that is why I was not able to record this video for you, and so sorry for that, apologies. And so yeah, today we are going to cover up all the exemptions together. So let's start with the topic. In case you are new to this channel, you can find these notes in the description box below, and let's get started. So सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस थी जो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं उसका पार्ट 1 है उसके अंदर कवर अप कर ली थी. तो मैं फिर से वो रिपीट नहीं कर रही हूँ. इन केस यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो और यू वांट टू चेक आउट द मॉडिफिकेशन समरी एज वेल, you can check that out in part 1 of this chapter videos. Okay, also you can get the link of the playlist in the description box. If you want to see those as well, you can check them out. Okay, yeah, so let's start with the first exemption that is to be covered, which is section number 174 subsection 1. सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 वॉज अबाउट कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 विच एवर इज हायर शुड बी देयर टू फॉर्म अ कोरम और फॉर अ बोर्ड मीटिंग, राइट. लेकिन कुछ एग्जेम्पशन मॉडिफिकेशन दी हुई है इन केस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी के केस में कुछ मॉडिफिकेशंस डाली हुई हैं. व्हाट इज़ दैट मॉडिफिकेशन? सेक्शन 8 कंपनीज के लिए बोला हुआ है कि अगर 8 मेंबर्स या फिर टोटल स्ट्रेंथ का 25%, मैं इसको 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ भी बोल सकती हूँ, इनमें से जो भी लेस है दैट विल फॉर्म अ कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी. बट डोंट फॉरगेट, 2 से कम तो हो ही नहीं सकता. अगर 2 से कम है तो बोर्ड मीटिंग किसकी? अकेले बंदे को तो अब क्या मीटिंग थोड़ी ना कंडक्ट करेगा, राइट. सो एटलीस्ट तो 2 होने चाहिए. लेकिन हाँ, अगर आपके 8 मेंबर्स और 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो भी आ रहा है इसमें से विच एवर इज लेस कैन फॉर्म अ कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, प्रोवाइडेड सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 का कंप्लायंस हुआ है. अगर आपने मेरे साथ ये सारी लॉ की वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको पता होगा कि ये सेक्शन तो हमें याद ही हो गए हैं, सेक्शन 137 एंड 92. तो ये हमें हर मॉडिफिकेशन और हर एग्जेम्पशन के अंदर दिख ही जाते हैं. तो एग्जेम्पशन मॉडिफिकेशन तभी अप्लाई होती है जब उस पर्टिकुलर कंपनी ने जिसको एग्जेम्पशन या मॉडिफिकेशन दी हुई है उसने सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 का कंप्लायंस किया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न. Okay, let's go on to the second exemption, which is to a private company. Section 174 subsection 3. 174 subsection 3 was about quorum in case of interested directors, right. अगर आपको ये सेक्शन याद है, सबसेक्शन याद है, तो आपको याद होगा कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं तो कोरम कब फॉर्म होता है या किससे फॉर्म होता है? जो भी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से ही हम कोरम फॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड को तो ले नहीं सकते, राइट. तो जो नॉन इंटरेस्टेड भी होते थे, क्या वो 2 से कम हो सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली 2 तो होने चाहिए ना कम से कम. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जो हमने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 174 सबसेक्शन 3 के अंदर. बट यहाँ पर ऑल्सो हमने ये पढ़ा था इस सेक्शन के अंदर कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आपके टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 से ज़्यादा या 2/3 के बराबर हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो भी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं वो कोरम फॉर्म करते हैं, प्रोवाइडेड दे आर एटलीस्ट 2. ये पढ़ा था हमने, राइट. तो आपको प्रोविज़न याद होगा तो आपको एग्जेम्पशन जल्दी से रिकॉल हो पाएगी. तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले प्रोविजंस रिवाइज कर लो, ईदर योरसेल्फ और थ्रू द वीडियोस, एंड फिर उसके बाद एग्जेम्पशंस देखो तो आपको फटाफट सारी रिकॉल हो जाएंगी एंड रिविजन भी हो जाएगी ऑफ द सेक्शंस दैट वी आर कवरिंग अप हियर, राइट. सो एग्जेम्पशन क्या दी हुई है प्राइवेट कंपनी को? प्राइवेट कंपनी को ये बोला हुआ है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द मीटिंग, पर उनको सिर्फ और सिर्फ अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट है. जबकि सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 के हिसाब से जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है दे कैन नॉट पार्टिसिपेट. लेकिन प्राइवेट कंपनी को बोला सेक्शन 137 एंड 92 का कंप्लायंस किया हुआ है, ग्रेट. तो आप क्या कर सकते हो? आपके जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मीटिंग प्रोवाइडेड दे हैव गिवन द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 184, करेक्ट.
नेक्स्ट इज सेक्शन 177 सबसेक्शन 2. सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 इज अबाउट व्हाट? कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 हमें अच्छे से पता है. कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉम्पोजिशन होगी उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए. ऐसा पढ़ा था हमने सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 में, राइट. लेकिन एग्जेम्पशन दे दी टू दी सेक्शन 8 कंपनी कि अगर आपने 137 एंड 92 का कंप्लायंस किया हुआ है तो इन दैट पर्टिकुलर केस देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए इन दी ऑडिट कमेटी. करेक्ट. नेक्स्ट, section 177 subsection 4. Section 177 subsection 4 was about responsibilities of the audit committee. So responsibilities काफ़ी सारी होती हैं audit committee की, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोला हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ जो recommendations देनी है with respect to the remuneration वो आपकी audit committee देगी. सिर्फ और सिर्फ recommendations for the remuneration that will be given by the audit committee in case of a government company. Okay. Next, section 178 subsection 2 subsection 3 subsection 4. 178 किसका था? 177 audit committee. नेक्स्ट सेक्शन था NRC SRC से रिलेटेड. NRC nomination and remuneration committee and SRC was stakeholders committee. राइट. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस थे कि जो ये सबसेक्शन 2, 3, 4 है ना, इसमें कौन से फंक्शंस की बात की हुई थी. इसमें क्राइटेरियाज की बात करी थी जो NRC फॉर्म करती है फॉर क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर, और वो रेकमेंड करती है कुछ पॉलिसीज़ को जिसमें रेम्यूनरेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं. वो बताती है किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, रिमूवल होगा ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, ऑफ द डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी के लिए कैसे रिमूव हो सकते हैं. व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी. अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो क्या क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत है. तो ये सब कुछ NRC बताती थी. लेकिन क्या किया, एग्जेम्पशन दे दी टू द गवर्नमेंट कंपनी कि ये वाले जो मैंने अभी फंक्शंस पढ़े ना, ये फंक्शंस अप्लाई नहीं होंगी टू द गवर्नमेंट कंपनी. लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ अपॉइंट कर रही है टू द सीनियर मैनेजमेंट, अदर एम्प्लॉयज़, तो ये प्रोविजन को अप्लाई कर सकती है. बट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है तो उस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट कंपनी डज नॉट नीड टू फॉलो दिस सेक्शन, कंप्लाई विद दिस सेक्शन, बिकॉज दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी. Only applicable with regard to the appointment of senior management and other employees. Great. Section 178 NRC SRC हमने अभी भी पढ़ा था. इसमें सेक्शन 178 से सीधा एग्जेम्पशन दे दी टू द सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी which has complied with section 137 and section 92. कौन सी कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को किस चीज़ की एग्जेम्पशन? NRC SRC की एग्जेम्पशन. ओके. Section 179. Section 179 was about the powers of board. Powers of board जो वो एक्सरसाइज करते हैं in the board meeting by passing a resolution at a meeting. जो भी resolutions उसमें बताए हुए हैं, those resolutions or those type of transactions need to be covered, or the resolution of that particular transaction needs to be taken in the board meeting by conducting a board meeting. Meeting should be there. Circular resolution के through you cannot pass those resolutions. राइट. तो उसमें कुछ ये 3 भी पॉइंट्स थे जो मैं बोलने वाली हूँ. फर्स्ट वन इज़ टू बोरो मनीज, सेकेंड वन वॉज टू इन्वेस्ट इन द फंड्स ऑफ द कंपनी, एंड थर्ड वन वॉज टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स. दीज 3 पर्टिकुलर transactions were also there in section 179, which required a company to conduct a board meeting to pass the board resolution with respect to the same. बट सेक्शन 8 कंपनीज़ के केस में एक मॉडिफिकेशन लाया कि सेक्शन 8 कंपनीज़ चाहें तो ये वाले रेजोल्यूशंस बिना मीटिंग कराए भी पास कर सकती हैं थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. सो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का ऑप्शन डाल दिया फॉर विच कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी. अदरवाइज वैसे नहीं कर सकते थे, याद होगा आपको सेक्शन के अंदर, राइट. सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 का एक सेकेंड प्रोविज़ो था जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो सेक्शन हमने पढ़ा कि मनी बोरो करना, डिपॉजिट करना, ये सब चीज़ों में यू नीड टू कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग टू पास अ रेजोल्यूशन. बट एक बात बताओ, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी क्या हर एक डिपॉजिट के लिए, लोन्स के लिए कर सकती है? नहीं. इट
it's not practically feasible for a banking company to do such things. Why? Because it is the nature of their business to take the deposits and to give loans and to borrow monies from others, whatever be the case. चाहे फिर वो दूसरी बैंकिंग कंपनी से ही लोन ले रही हो या फिर किसी कस्टमर को लोन दे रही हो, whatever be the case, वो ये जो काम करती है ना पैसे लेने का देने का, दिस इज़ इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. हर एक लोन डिपॉजिट के लिए वो मीटिंग बुलाकर रेजोल्यूशन तो पास नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सेक्शन थ्रू दी सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 वेयर इट इज़ रिटन दी बैंकिंग कंपनीज के लिए देर इज़ एन एग्जेम्पशन. द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस फ्रॉम द पब्लिक विच इज़ रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, draft, order or otherwise shall not be deemed to be a borrowing of money within the meaning of section 179. Further, the placing of monies on deposit by a banking company with another banking company on such conditions as the board may prescribe shall not be deemed to be a making of loans by the banking company within the meaning of section 179. तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम सा बना दिया है जिससे कि जल्दी रिवीजन हो जाए कि एक बैंकिंग कंपनी ने दूसरी बैंकिंग कंपनी या आरबीआई से पैसे बोरो करे हैं, तो दैट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनीज. सो इस केस में नो नीड टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन बाय कंडक्टिंग अ बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. किसको? बैंकिंग कंपनी को. करेक्ट. ये भी रिवाइज हो गया हमारा. ओके अब आ जाते हैं सेक्शन 180 पर. सेक्शन 180 क्या था? रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड. सेक्शन 179 में हमने बोर्ड को पावर्स दी थी और सेक्शन 180 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी उन पावर्स पर जिससे कि मिसयूज ना हो वो पावर्स. अल्टीमेट जो कंट्रोल रहे वो शेयर होल्डर्स के पास रहे विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द ट्रांजैक्शन, सम ऑफ द केसेस वेयर द शेयर होल्डर्स कंट्रोल नीड्स टू बी एक्सरसाइज्ड और इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके इस केस में सेक्शन 180 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं दैट डज नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के केस में पावर्स तो दे दी पर पावर्स पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है. कोई सेक्शन 182 वाज रिगार्डिंग द प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस हमने पढ़ा था. इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है कह सकती मैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कवर कर लिया कि वो कंपनीज जो कि क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है या ऐसी कंपनी है जिनको अभी आए हुए 3 फाइनेंशियल ईयर्स भी नहीं हुए, 3 फाइनेंशियल ईयर्स से कम की एग्जिस्टेंस हुई है जिन कंपनीज़ की, उन कंपनीज़ को और गवर्नमेंट कंपनीज़ पर को ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस कर पाएँ. तो यहाँ पर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, प्रोहिबिशन लगा दी. किन पर? गवर्नमेंट कंपनी पर और उन कंपनीज़ पर जिनकी अभी भी एग्जिस्टेंस 3 फाइनेंशियल ईयर्स या उससे ज़्यादा की नहीं है. तो ये जस्ट टू रिमेंबर था, इसमें कोई वैसे एग्जाम्पशन नहीं है. दिस वाज इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई आई कवर्ड ओवर हियर. ओके नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 184 सबसेक्शन 2. 184 सबसेक्शन 2 वाज रिगार्डिंग दी 184 किसके लिए था? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. 184 सबसेक्शन 2 किसके लिए था? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. 184 सबसेक्शन 1 किसके लिए था? जनरल डिस्क्लोजर, जो हमेशा करना ही करना है. बट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर सबसेक्शन 2 में दिया हुआ था जहाँ पर हमने पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर केस में यू नीड टू स्पेसिफिकली डिस्क्लोज द सेम जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती थी विद रिस्पेक्ट विद सम पर्सन्स मेंशन्ड ओवर देयर, राइट. तो इस केस में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था, ना ही डिस्कस कर सकता था, ना ही वोट दे सकता था, ऐसा हमने पढ़ा था. लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में यहाँ पर एक एग्जेम्पशन मॉडिफिकेशन डाल दी कि जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स हैं इवन व्हेन दे बिकम इंटरेस्टेड दे कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. जैसे आपको रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करो एंड मीटिंग अटेंड कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड द प्राइवेट कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92. ग्रेट. सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 189. सेक्शन 189 और सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 कैसे रिलेटेड है? देखो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स के बारे में सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 में बोला हुआ है, लेकिन सेक्शन 189 के अंदर बोला है कि ये वाली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको आपको कवर अप करना होता है. यू हैव टू मेंशन द सेम इन द रजिस्टर, यू हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर एज पर सेक्शन 189.
ओके, सो सेक्शन 189 और सेक्शन 184 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 137 और 92 का कंप्लायंस करने वाली सेक्शन 8 कंपनी, उसको ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट या फिर रजिस्टर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब जो ट्रांजैक्शन हो रही है अंडर सेक्शन 188 दैट इज़ मोर दैन 1 लाख रुपीज़। 1 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन अगर हो रही होगी अंडर सेक्शन 188 तो ही वो सेक्शन 8 कंपनी को स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है एंड सेक्शन 189 के हिसाब से रजिस्टर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं। ओके, सेक्शन 185 में क्या था? सेक्शन 185 वाज अबाउट लोन्स टू डायरेक्टर्स। सो लोन्स टू डायरेक्टर्स के अंदर हमने कुछ एग्जेम्पशन दे दी टू द गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड निधीज। 3 एग्जेम्पशंस इसमें हमें दी हुई हैं। सी 3 एग्जेम्पशंस आर देयर। फर्स्ट वन इज टू द गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड वन इज टू द प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज टू द निधीज। तीनों की कंडीशंस क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में सिर्फ बोला है कि पूरा का पूरा सेक्शन डज नॉट अप्लाई, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कंपनी को टू अंडरटेक सच पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में बोला वैसे तो सेक्शन 185 अप्लाई होगा, लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी ऐसी वाली है जो हमने यहाँ मेंशन करी है तो उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 185 वोंट अप्लाई टू दैट प्राइवेट कंपनी। व्हाट आर दीज कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल में किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए। मेरे को कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी मिली जिसके अंदर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा नहीं लगाया रखा हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में दैट प्राइवेट कंपनी इज एलिजिबल फॉर द एग्जेम्पशन फॉर सेक्शन 185। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि इस पर्टिकुलर कंपनी, इस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी ने बैंक्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बॉडी कॉर्पोरेट से जो लोन्स ले रखे हैं, बोरोइंग्स कर रखी हैं, दैट दोज बोरोइंग्स शुड बी लेस दैन twice of paid up share capital or 550 crores whichever is less। सो पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ whichever is less जो भी आएगा उसको ट्वाइस कर दो। फिर चेक करो कि आपकी जो बोरोइंग्स हैं वो इस ट्वाइस के अमाउंट से कम की होनी चाहिए। कम नहीं होंगी तो आप एलिजिबिलिटी फॉर एग्जेम्पशन से बाहर हो जाओगे, आपको सेक्शन 185 अप्लाई करना पड़ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट कंडीशन वॉज किसी भी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट ने प्राइवेट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए मनी इन द शेयर कैपिटल। दूसरी पॉइंट ये है कि पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ whichever इज लेस का ट्वाइस करो और फिर उसको कंपेयर करो विद द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, चाहे फिर वो बोरोइंग्स बैंक से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो या फिर बॉडी कॉर्पोरेट से हो। दोज बोरोइंग्स शुड बी लेस दैन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ whichever इज लेस। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन इज कि जो आपकी बोरोइंग्स हैं, जो भी आप ये ट्रांजैक्शन करने वाले हो, लोन लेने वाले हो, लोन देने वाले हो, रादर नॉट लेने वाले हो, लोन्स टू डायरेक्टर्स है सेक्शन 185 में, लोन देने वाले हो, वो लोन देने के टाइम पर, जिस टाइम दे रहे हो, उस ट्रांजैक्शन को अंडरटेक कर रहे हो, उस टाइम पर आपकी बोरोइंग्स की रीपेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा। डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो उस केस में सेक्शन 185 फिर अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने डायरेक्टर्स को लोन्स देने जा रहे हो जबकि आपके खुद के बोरोइंग्स में डिफ़ॉल्ट चल रहा है। क्या कोई भी एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को? नहीं। तो प्राइवेट कंपनी को इसीलिए इस चीज़ को मेक श्योर करना है वाइल गिविंग दी लोन्स टू दी डायरेक्टर, इट नीड्स टू मेक श्योर दैट उसका खुद का कोई डिफ़ॉल्ट ना चल रहा हो। ओके, सो प्राइवेट कंपनी एग्जेम्पशंस पढ़ ली, गवर्नमेंट कंपनी की एग्जेम्पशन पढ़ ली। नाउ कम्स निधीज। निधीज के लिए एक कंडीशन डाल दी कि लोन अगर डायरेक्टर को दिया जा रहा है या उसके रिलेटिव को दिया जा रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ मेंबर, और ये ट्रांजैक्शन को एनुअल अकाउंट्स में डिस्क्लोज भी किया जा रहा है बाय गिविंग अ नोट, तो उस पर्टिकुलर केस में देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई सेक्शन 185 इन केस ऑफ निधीज। क्या कंडीशन है? सिर्फ ये कंडीशन है कि जो भी डायरेक्टर को लोन या रिलेटिव को लोन दिया जा रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ मेंबर एंड ये ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएटली एनुअल अकाउंट्स में नोट के थ्रू दिया जा रहा है। ओके, सो हमने ये वाले एग्जाम्पशंस भी कवर कर ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पशन पर विच इज़ सेक्शन 186 सबसेक्शन 7 विच इज़
विद रिगार्ड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें हमने पढ़ा था कि इतना इतना होना चाहिए, इतने परसेंटेज हमने पढ़ा था ना, टेन्योर के हिसाब से भी डिसाइड कि इतना अगर आपने टर्म का लोन दिया है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास का होना चाहिए, राइट। तो आपको ये सेक्शन याद होगा, नहीं है तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि आपका जो इंटरेस्ट का रेट होना चाहिए दैट शुड नॉट बी लेस दैन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड से। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक 1 ईयर टेन्योर वाली हो सकती है, 3 ईयर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स वाली हो सकती है। तो आप देखो जो आप लोन दे रहे हो वो पर्टिकुलर लोन कितने टेन्योर का है, इससे कितना क्लोजेस्ट है इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से। तो जितना भी क्लोजेस्ट होगा और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो भी रेट चल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टेन्योर, उससे कम का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, ये लोग लोन आपसे लेंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सेफली इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ पर भी आपको सेफ इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको सस्ता लोन मिल जाएगा। सो टू मेक श्योर दिस डज नॉट हैपन, इसीलिए ऐसा सेक्शन में लिख दिया गया। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए एक प्रोविज़ो इंसर्ट कर दी गई कि अगर कोई भी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी है जिसमें कोई सेक्शन 8 कंपनी है जिसमें उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का 26% या 26% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर मोर देन 1 स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो लोन प्रोवाइड कर रही है सेक्शन 8 कंपनी, वो किसको प्रोवाइड कर रही है? टू अ कंपनी जो कि फंड कर रही है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, जो भी उसके एमओए में लिखा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके ऊपर ये सब सेक्शन अप्लाई नहीं होगा कि इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम से कम चार्ज होना चाहिए था, इससे कम नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कब? जब सेक्शन 8 कंपनी जो है उस सेक्शन 8 कंपनी के अंदर 26% और मोर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है एंड इस सेक्शन 8 कंपनी ने किसी ऐसी कंपनी को लोन दिया है जिसका मेन ऑब्जेक्ट किया है विच इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और वो अपने एमओए के हिसाब से इस पर काम कर रही है। इन दैट पर्टिकुलर केस सेक्शन 186 सबसेक्शन 7 won't apply to such section 8 company. I hope we are clear till here, right? Next section is section 186. Section 186 is about loans and investments by a company. So इस केस में section 186 अप्लाई नहीं होता दो टाइप की कंपनीज को। फर्स्ट वन इज द अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी। अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी के केस में पूरा section 186 अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द ओनली थिंग विच we need to take the approval of the ministry or the department of central government। वहीं दूसरी एग्जामेशन किसको दे रखी है? टू द गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। सो गवर्नमेंट कंपनी तो लिखा है बट गवर्नमेंट कंपनी में भी आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या? एक तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी है गवर्नमेंट कंपनी विच इज़ एंगेज्ड इन द डिफेंस प्रोडक्शन। इन्हीं को एग्जामेशन दी हुई है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी सेक्शन 186 के लिए। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट एग्जामेशन। लास्ट एग्जामेशन क्या है? लास्ट एग्जामेशन इज इन सेक्शन 188। सेक्शन 188 के भी अंदर हमने सबसे पहले भी सेक्शन 188 क्या होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि रिलेटेड पार्टी का मीनिंग क्या है। तो रिलेटेड पार्टी का मीनिंग 2 क्लॉज 76 के अंदर दिया हुआ है। तो 2 क्लॉज 76 के अंदर भी वी हैड पॉइंट नंबर 8 जिसमें बोला हुआ था कि अगर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है जो हमारी कंपनी, हम एक्स कंपनी है सपोज, एक्स लिमिटेड की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी भी एक्स लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी होती है एज पर द डेफिनेशन। दूसरी कोई भी सब्सिडरी है हमारी होल्डिंग कंपनी की तो वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी हो जाती है, मतलब सिस्टर कंसर्न्स। तीसरा कोई भी इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर है हमारी कंपनी का
ठीक है, तो वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी बन जाती है। ऐसा सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है डेफिनेशन में, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में। लेकिन ये जो हमने अभी पढ़ा ना कि हमारी कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, या हमारी होल्डिंग की सब्सिडरी, या फिर इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर हमारी कंपनी की, तो ये वाली जो रिलेटेड पार्टी है ना, ये रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाती इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी की कोई होल्डिंग है, सब्सिडरी, एसोसिएट है, तो वो उसकी रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है आपकी इस एग्जाम्शन के अंदर। बस रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कंप्लायंस करना है, दैट्स इट। तो ये हो जाते हैं हमारे सारे के सारे सेक्शंस कवर, जिसके अंदर हमने सारे के सारे सेक्शंस कवर कर लिए जो भी एग्जाम्शंस वाले हैं। आई होप आई हैव नॉट लेफ्ट एनी ऑफ दी सेक्शंस। इन केस आई डिड, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट। मैं भी अपने आप को करेक्ट कर लूँगी, बट जहाँ तक मैंने चेक किया, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम। ओके, सो दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट वाइल स्टडिंग, बिकॉज क्या होता है इन चैप्टर्स के अंदर, स्पेसिफिकली मैं बोलूँ डायरेक्टर्स मॉड्यूल के अंदर, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्शंस। किस सेक्शन में कभी किसी को एग्जाम्शन, कभी किसी को एग्जाम्शन। सो एग्जाम्शंस को रिटेन करना इज़ अ टास्क, कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सी कंपनी को एग्जाम्शन दिया है, मॉडिफिकेशन क्या है। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ लिखा होगा ना, वहाँ पर तो हमें अप्लाई करना होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये सारी एग्जाम्शंस टिप्स पर याद हो। इसीलिए मैंने इनकी वीडियोस बनाई हैं कि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं इन अ क्विक मैनर। स्पीड ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आराम से सुनो, समझो, और दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार में तो ऐसे फटाफट रिवाइज करना है बस। तो इसीलिए इन एग्जाम्शंस को, जब भी आप एग्जाम्शंस पढ़ लो, चैप्टर पहले रिवाइज करो, एग्जाम्शंस रिवाइज करो अच्छे से, एंड देन मूव ऑन टू योर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चंस करोगे तो उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना ही याद हो जाएगा। आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट लाइक दिस। देर इज़ वन मोर ऑप्शन विच यू कैन ट्राई। आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी लिख सकते हो, प्राइवेट कंपनी पर लिख दो कि कौन से सेक्शंस में क्या क्या एग्जाम्शन है। दिस वे ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर दिस चार्ट, और दिस वे, द वे आई हैव प्रिपेयर्ड इट, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। जो भी वे से आपको याद रहे, कि अगर मैं आपको हो सकता है ना इस तरीके से याद करना इजी लगे कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो बस मुझे बता दो कि ये एग्जाम्शंस हैं प्राइवेट कंपनी को, तो मुझे फटाफट याद हो जाएगा। या फिर इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन आपको याद रखना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। विच एवर वे सूट्स यू, डू इट। बस याद रखना है, याद करना है, और अच्छे से करना है। So yeah, that's all. Thank you so much for watching my videos and giving your comments and feedbacks. It really means a lot to me. Also, thank you for listening to me till the end. And yeah, I'll be coming up with the next planned video on the planned date, of course. Right? So thank you so much. I'll see you in the next video. हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो don't forget to hit the don't forget to give a thumbs up. I don't know why I was fumbling. Okay, so please give a big thumbs up if you like the video. Also share it with your friends so that they can also get some benefit from these videos. And yeah, subscribe to my channel in case you haven't done it yet. So okay, bye bye, see you in the next video.